गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। और जिसमें मैं आपको क्या है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार और लवण, यानी एसिड बेस और सॉल्ट, उसका पहला पार्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, है ना। जिसमें मैं आपको डिटेल में क्या क्या बता चुका हूँ कि अम्ल क्या होते हैं हमारे, क्षार क्या होते हैं, किस किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो लोगों ने अभी तक वो आपका वो वाली वीडियो नहीं देखी, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वहां से आगे बात करते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे हम, आपका इंडिकेटर या सूचक, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे सूचक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका इंडिकेटर कहते हैं, है ना। तो जो इंडिकेटर होते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो इंडिकेटर होते हैं, वैसे मैं आपको पिछली बार भी बताया था जब मैंने आपको कुछ समझाया था अम्ल क्या होते हैं, किस अम्लों के और क्षारों की परिभाषा बताई, तो उस टाइम में मैंने आपका हल्का हल्का जिक्र किया था इंडिकेटर, है ना, यानी सूचक। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो, अगर आपको राइट हैंड साइड में मुड़ना हो तो आप क्या करते हो, राइट हैंड साइड का इंडिकेटर जलाते हो, जिससे क्या पता चलता है अगर आगे से कोई आ रहा है या पीछे से कोई आ रहा है तो उसे क्या पता लगता है कि आपको इस साइड जाना है, तो वो क्या हो जाता है, आपका सचेत हो जाता है ना। यानी वो जो इंडिकेटर होता है आपका गाड़ी का, वो क्या बता रहा है, आपको बता रहे कि आपको कहाँ जाना है। तो उसी प्रकार से जब हम अम्ल या क्षारों का पता करना होता है तो उनको पता करने के लिए हमें क्या प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर करते हैं, यानी सूचकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये सूचक होते क्या है हमारे, अब बात आती है कि ये सूचक क्या होते हैं ना। तो अगर हम साधारण सी भाषा में कहें तो सूचक वह पदार्थ होते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में यह बताते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो क्या कहा मैंने, सूचक क्या होते हैं, वो होते हैं किस चीज के लिए, अम्ल और क्षार के लिए, है ना। तो सूचक, अम्ल और क्षारों में सूचक क्या होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जो क्या बताते हैं, हमें यह बताते हैं कि यह चीज अम्ल है या क्षार है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक कहलाते हैं ना। अब अगर हम परिभाषा देखें, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा देखिए मैंने आपके लिए लिख रखी है। परिभाषा में क्या लिखा हुआ हमने, ठीक है, पर ध्यान से सुनिए। वह रासायनिक यौगिक, है ना, जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, केमिकल सब्सटेंस होते हैं या केमिकल कंपाउंड होते हैं ना। तो वह रासायनिक यौगिक जो अम्ल व क्षार की पहचान करने के लिए थोड़ी मात्रा में विलयन में डाले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक कहलाते हैं। क्या कहा, वह रासायनिक यौगिक जो अम्ल व क्षारों की पहचान करने के लिए थोड़ी मात्रा में डाले जाते हैं विलयन में, है ना। तो इनको क्या डाला जाता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में डाला जाता है, बहुत कम मात्रा में इनको किसमें डाला जाता है, आपको जो भी चीज आपको दी है जिसका आपको पता करना है कि वो अम्ल है या क्षार है। जैसे मैंने आपके पास क्या दिया, NaOH का सॉल्यूशन दिया, ठीक है, मैंने क्या दिया आपके पास, NaOH का सॉल्यूशन दिया और आपसे कहा कि आप बताओ कि ये अम्ल है या क्षार है ना। अगर आप देखोगे, जैसा आपने लैब में जाके भी देखा होगा, तो आपको क्या दिखते हैं, अगर उनके बाहर से अगर आपका वो ना लिखा हो, है ना, कि ये चीज है क्या, तो आपको पता नहीं लगेगी कि ये अम्ल है, क्षार है, पानी है, क्या चीज है। सब आपको एक जैसे दिखते हैं ना, लिक्विड से दिखते हैं, व्हाइट व्हाइट से, क्योंकि आप सब साइंस के स्टूडेंट हो तो आप कभी ना कभी लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा। अगर उनके बाहर से लेबल ना लगा हो कि ये कौन सी चीज है तो आपको पता ना चले ये कौन सी चीज है। तो उसी प्रकार से मैंने आपको एक अज्ञात रूप से दे दिया जहां आपको पता नहीं लग रहा है कि अम्ल है या क्षार है। अब आपको मैंने एक इंडिकेटर दिया, है ना, मैंने आपको कोई एक इंडिकेटर दिया और उस इंडिकेटर की सहायता से आपको बताना है कि वो अम्ल है या क्षार है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, मैंने कौन सा दे रखा है, NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है, आप उसमें क्या डालोगे, थोड़ा सा वो इंडिकेटर डालोगे, बहुत थोड़ी सी मात्रा में डालोगे। और जैसे ही आप वो इंडिकेटर डालोगे तो जो आपके पास वो सॉल्यूशन है उसका क्या हो जाएगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगी, एक टेबल होती है पूरी की पूरी, है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा इंडिकेटर है, इंडिकेटर का नाम आपको बता के तब आपको पता लगे कि अगर अच्छा, अगर इसने इसके साथ ये कलर दिया तो ये क्या होगा, आपका अम्ल होगा। अगर ये कलर दिया तो क्या होगा, आपका क्षार होगा, है ना। अगर ये वाला कलर आया उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ तो क्या होगा, आपका एसिड होगा। और अलग उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ अगर कोई दूसरा कलर आया तो क्या होगा, आपका बेस होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षारों की पता करते हैं, किसकी सहायता से, सूचकों की सहायता से। ठीक है, तो आई बात समझ में, सूचक क्या होते हैं हमारे, जो हमें वह रासायनिक कंपाउंड या यौगिक होते हैं जो विलयन में थोड़ा सी मात्रा में डाले जाते हैं और जिनके डालने पर हमें पता चलता है कि ये चीज अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब कैसे पता चलता है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो कैसे पता लगता है हमें कि ये अम्ल है या क्षार है, तो क्या होता है, आपका विलयन के रंग में परिवर्तन के द्वारा अम्ल व क्षार का पता चलता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने जैसे ही वो डाला, इन सूचक उसमें डाला, अगर उसका रंग तो क्या होगा, आपका डेफिनेटली चेंज होगा। अगर एसिड या बेस है तो आपका क्या होगा, रंग में तो पक्का क्या होगा, आपका चेंज होगा। अब कौन सा रंग है उस पर डिपेंड करता हो कि एसिड है या बेस है ना। तो क्या कहा हमने, जो क्या करते हैं, किस तरीके से पता लगता है कि हमें ये चीज आपकी अम्ल है या क्षार है, तो कैसे पता लगता है,
उस चीज के रंग में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कब होता है? जब आप सूचक को डालते हो, ठीक है। बिना सूचक डाले आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? उसके अलावा अगर आपको बिना सूचक के पता करना है तो आपको दूसरी चीजें, जैसे कि आपको उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पता लग सकता है वो चीज अम्ल है या क्षार है ना। तो वो चीज भी देखेंगे अभी हम, अम्ल और क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया, तो वहां से भी हमें पता लगेगा। लेकिन अभी हमें जनरली देखना है सूचकों के द्वारा, ठीक है। तो कैसे पता लगता है? रंग में परिवर्तन के द्वारा पता लगता है। अब देखिए कुछ सूचकों के नाम लिखे हुए मैंने आपके यहाँ पे। लिटमस, है ना। लिटमस पेपर से तो आप सभी परिचित ही होंगे, है ना। लिटमस पेपर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्या होता है आपका, तो क्या है हमारा लिटमस आ गया एक, तो ठीक है, एक लिटमस आ गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी क्या होता है आपका? एक सूचक होता है। फिनाफ्थलीन हो गया आपका, ये भी क्या आपका? एक सूचक होता है। हल्दी भी क्या है आपका? एक सूचक है। ये सारे के सारे क्या है आपके? सूचक है। अब आपको पता करना है कि आपको कोई भी चीज दी गई और आपसे कहा है कि आप बताइए हल्दी की सहायता से कि ये अम्ल है या क्षार, या फिनाफ्थलीन की सहायता से बताइए ये अम्ल है या क्षार, या मिथाइल ऑरेंज या लिटमस की सहायता से बताइए कि अम्ल है या क्षार, है ना। तो आपको क्या करेंगे, आप उस सॉल्यूशन में इनकी थोड़ी थोड़ी डालेंगे, मात्रा डालेंगे, है ना। और आपको कलर में चेंज आएगा, उस कलर में चेंज के द्वारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा कैसा कलर देता है कौन कौन सूचक अम्ल और क्षार के साथ। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, क्या आपका? सूचक लिखा हुआ। दूसरा मैंने क्या लिखा? अम्लीय माध्यम में रंग। तीसरा लिखा हुआ मैंने आपके लिए क्षारीय माध्यम में रंग। तो अब देखते हैं हमारा, है ना। तो सबसे पहले देख लें हम लिटमस, है ना। लिटमस, ठीक है, नीला लिटमस। अब लिटमस पेपर भी आपने जो देखा होगा, लिटमस पेपर हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक तो लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर मैंने आपको पीछे भी बताया था जब हमने अम्ल और क्षारों की परिभाषा लिखी थी, तो वहां पे हमने क्या लिखा था कि लिटमस पेपर के रंग के चेंज के आधार पर भी हम बता सकते हैं कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है। तो जिसने नहीं देखी वो जाके पीछे वाली वीडियो देखे, तभी आपकी समझ में आगे सारा डिटेल में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से? नीले लिटमस पेपर की, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले लिटमस पेपर की बात करते हैं हम। नीला लिटमस पेपर, अगर आपके पास मैंने एक कोई लिक्विड दिया और बोला कि आप बताओ अम्ल या क्षार, और मैंने आपको नीला लिटमस पेपर दिया, तो जैसे ही आप अगर उस लिटमस पेपर को किसमें डुबाओगे? उसमें डुबाओगे, अगर वो अम्ल होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? आपका लाल हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय माध्यम में जाने पर कैसा रंग देता है? आपका लाल रंग देता है। और क्षारीय माध्यम में क्या होता है? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षारीय माध्यम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये टेबल मैंने आपके लिए पूरी बना रखी, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। और इसको नोट भी कर लीजिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो अवंदरों का पेपर होगा वहां से एक नई क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ देगा कि आप मेथिल ऑरेंज की सहायता से कैसे बताएंगे कि क्या है आपका, कि आपके पास जो चीज दी गई वो अम्ल है ना। तो कलर के चेंज के द्वारा, ठीक है। तो पहले इसको टेबल को देख लेते हैं, फिर बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या कहा? नीला लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर हमारे पास अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है, ठीक है। और क्या करता है? क्षारीय माध्यम में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा आता है हमारे पास लाल लिटमस पेपर। क्या कहा? लाल लिटमस पेपर। तो लाल लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका लाल लिटमस पेपर अगर आपने उसको अम्ल में डुबाया तो उसमें क्या होगा? आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या रहेगा? आपका लाल का लाल ही रहेगा। दूसरा क्या आता है आपका? ठीक है, तो जो लाल लिटमस पेपर होता है अम्लीय माध्यम में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाता है? आपका नीला हो जाता है, ठीक है। ये तो बात की हमने लिटमस पेपर की। क्या बात की? लिटमस पेपर की। अब देखो एक चीज और होता है, जो हमारा लिटमस का सॉल्यूशन होता है ना, जो लिटमस का विलयन होता है, अगर हम उसको केवल आपके पास क्या कहते हैं, लिटमस का सॉल्यूशन दें, लिटमस का विलयन दें और लिटमस पेपर ना दें, तो उसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हो? अम्ल और क्षार का पता कर सकते हो, ठीक है। चेंज तो ऐसा ही होगा, लेकिन जो हमारे पास क्या होता है, जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है ना, उसका कलर कैसा होता है? बैंगनी होता है। आपका एक क्वेश्चन आ रखा था आपका, एक बार ये मैंने एसएससी में देखा था कहीं आपका, ठीक है, जो सेंट्रल एसएससी करवाता है, तो वहां देखा था मैंने आपका कि जो आपका लिटमस का सॉल्यूशन होता है, यानी जो लिटमस का विलयन होता है, उसका कलर कैसा होता है? आपका बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। तो यही बैंगनी कलर है जैसा आपका, ठीक है। और इसमें जैसे ही आप क्या करोगे? एसिड डालोगे थोड़ा, और इसमें जैसे ही आप क्या करोगे? एसिड डालोगे थोड़ा सा, अगर अम्ल होगा तो कैसा कलर हो जाएगा? उसका लाल हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्या होगा? क्षार होगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है उसका रंग कैसा होता है? आपका बैंगनी होता है ना। और जो लिटमस पेपर होता है हमारा, या जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है, वो कहां से निकाला जाता है? हमारा थैलाफाइटा समूह होता है ना। थैलाफाइटा समूह आपने बायो में पढ़ा होगा। तो थैलाफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से आपका क्या कहता है? लिटमस बनाया जाता है, लिटमस पेपर या लिटमस का सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको लिटमस पेपर से पता लग गया होगा आपको कैसे पता करना कि कोई चीज अम्ल है या
क्षार है। अब अगली चीज आती है हमारे पास मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है आपका, अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है आपका, लाल रंग देता है। क्या कहा, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। ठीक है, ये याद रखना है। मेथिल ऑरेंज आपका कई बार पेपरों में पूछा गया है कि आप मेथिल ऑरेंज की सहायता से कैसे पता करेंगे कि दी गई चीज अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो भी चीज दोगे आप उसका क्या बना लोगे, सॉल्यूशन बना लोगे और उसमें क्या डालोगे, थोड़ी सी मेथिल ऑरेंज डालोगे। अगर वो क्या होगा आपका अम्ल होगी वो चीज, तो आपका इसका कलर कैसा हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा। और जो आपका क्या होगा वो सॉल्यूशन अगर क्या होगा क्षार होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज आती है आपके फिनोफ्थलीन, है ना, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन कैसा अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, रंगहीन हो जाता है ना। फिनोफ्थलीन का एक खास कलर होता है, तो जैसे आप उसमें क्या डालोगे, अम्ल डालोगे तो उसका जो कलर होता है वो डिकलराइज हो जाता है और कैसा होता है आपका रंगहीन पानी की तरह हो जाता है। ठीक है, और अगर क्या है अपना क्षारीय माध्यम में जो आपका फिनोफ्थलीन होता है वो कैसा रंग देता है आपका, गुलाबी रंग देता है। क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थलीन कैसा रंग देता है आपका, गुलाबी रंग देता है। अब आता है आपकी हल्दी, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, टर्मरिक भी बोलते हैं। हल्दी तो आप सभी ने देखी होगी, घर में भी अच्छी खासी यूज होती है मसालों के तौर पर। तो जो हल्दी होती है हमारी वो क्या करती है, अम्लीय माध्यम में उसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है ना। तो जो आपकी हल्दी का रंग आप सबको पता है पीला है ना। तो जैसे आप क्या करोगे, हल्दी के सॉल्यूशन में क्या डालोगे, अगर अम्ल डालोगे थोड़ा सा तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो पीली की पीली रहती है। लेकिन जैसे ही आपने क्या डाला, कोई क्षारीय चीज डाली तो उसका रंग, हल्दी का रंग कैसा हो जाता है आपका, बदल के लाल हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है आपकी हल्दी का रंग, लाल हो जाता है। ठीक है, अब अगली चीज आती है आपकी चाइना रोज। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक पौधा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय माध्यम में जो चाइना रोज होता है वो आपका कैसा रंग देता है, गहरा गुलाबी देता है, डार्क पिंक कलर देता है। ठीक है, और जबकि ये क्या करता है आपका जो क्षारीय माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है आपका, हरा रंग देता है। ठीक है, क्षारीय माध्यम में जो चाइना रोज होता है कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। अब आती है अगले आपका रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी, है ना। आपने पत्ता गोभी तो आप सभी खाते हो, तो उसी तरीके से हमारे क्या आती है, एक लाल पत्ता गोभी आती है जिसका कलर क्या होता है आपका, लाल होता है। तो जो आपकी लाल पत्ता गोभी होती है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देती है, लाल, यानी उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या रहती है आपकी, लाल की लाल ही रहती है। ठीक है ना। और क्या होती है आपकी जो क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा हो जाता है, पत्ता गोभी का बदल के कैसा होता है आपका, हरा हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना और इनसे पेपर में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि आपके पास क्या गया, एक विलियन दिया गया है और आपके पास क्या दिया गया, फिनोफ्थलीन दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि वो दिया गया है जो आपका क्या है सॉल्यूशन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप कैसे पता करोगे, है ना। तो यह आपके पास दे दिया गया है कि अम्ल है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो फिनोफ्थलीन कैसा हो जाएगा आपका, रंगहीन हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम होगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो ये सारी टेबल आपको ढंग से याद रखनी है। अब मैं कुछ और भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, देखते हैं अगले थोड़ा एक दो इंडिकेटर और कहते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगले आते हैं हमारे पास क्या, ऑलिफैक्टरी, है ना, यानी गंध वाले सूचक, गंध सूचक, है ना। ये क्या लिखा हमने, इंडिकेटर। अगले आता है हमारे पास गंध सूचक। क्या आता है हमारे पास, गंध सूचक या ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, OI बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा प्याज, है ना, तो प्याज की भी आपकी क्या होती है, विशेष गंध होती है। प्याज की भी क्या होती है आपकी, एक विशेष गंध होती है। और जो प्याज की क्या होती है आपकी, ठीक है, जो प्याज की क्या होती है आपकी गंध होती है वो किसके कारण होती है आपकी, सल्फर के कारण होती है, ये आपको पता है ना। अब क्या होता है आपका, प्याज की जो गंध होती है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है ना। ये आपका पेपर में भी आया था अभी, आपका जो आपने UKPSC लेक्चरर का दिया होगा जिसने वहां देखा होगा कि प्याज की गंध किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है आपकी, एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है ना। अब देखिए आपका क्या है, आपका गंध सूचक, है ना। तो जो प्याज की क्या होती है आपकी, एक महक होती है स्पेशल, आपने सबको पता ही होगी, है ना। तो जब आप क्या करते हो, प्याज में अगर आपने कोई अम्लीय माध्यम डाला है, कोई अम्लीय चीज मिलाई, ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं आपके ऑलिफैक्टरी या गंधीय सूचक में क्या क्या आता है आपका, प्याज आता है एक, है ना, और दूसरा आता है आपका वेनिला, है ना। वेनिला आइसक्रीम तो आप सभी ने खाई होगी, तो वही। तो जो हमारा क्या होता है, प्याज की क्या होती है आप सभी को पता है, एक खास गंध होती है, और वो किसके कारण होती है आपकी, सल्फर या एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो प्याज में अगर आपने कोई अम्लीय माध्यम में मिलाया है ना, अगर प्याज में आपने अम्लीय माध्यम में मिलाए तो जो उसकी गंध होती है, उसकी गंध पे आपका क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ता। क्या होता है आपका, कोई असर नहीं पड़ता।
ठीक है। प्याज की गंध पर अगर आपने कोई अम्ल डाला प्याज के ऊपर तो उसकी जो गंध है या जो स्मेल होती है उस स्मेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही अगर आपने कोई क्षारीय चीज डाल दी प्याज के ऊपर तो जो उसकी गंध होती है वो गंध क्या हो जाती है आपकी, गायब हो जाती है। तो इस प्रकार के सूचक जो हमें क्या करते हैं, अपनी गंध के द्वारा अम्ल या क्षार के बारे में जानकारी देते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओलिफैक्टरी या गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे पहला क्या बताया मैंने आपको, प्याज बताया। प्याज में अगर आपने अम्लीय माध्यम या कोई अम्ल डाला तो उसकी गंध पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने प्याज पर कोई क्षारीय चीज डाली तो जो उसकी गंध होती है वो क्या हो जाती है आपकी, गायब हो जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो क्या आपका वनीला है ना, तो जो वनीला है आपकी उसकी भी क्या होती है, एक स्वीट यानी मीठी स्मेल सी होती है ना, मीठी मीठी सी खुशबू आती है उसकी। कैसी होती है हमारे पास, स्वीट स्मेल होती है। क्या कहते हैं हम, स्वीट स्मेल। यानी आपको, आप खा के देखो ना, आपको ऐसे मीठी मीठी सी गंध आती है जैसे टॉफी वगैरह की आती है। तो क्या होता है, अगर आपने इसमें कोई अम्लीय माध्यम डाला या कोई अम्ल डाला है ना, अम्लीय या अम्ल डाला, तो आपका क्या हो जाएगा, जो उसकी गंध होती है उसकी गंध पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यानी अभी भी कैसे कैसे आएगी आपकी, मीठी स्मेल से आएगी है ना, गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं होता है यहाँ पे भी। ठीक है, इसका क्या है, आपका कोई असर नहीं होता। तो इसी तरीके से आपने जब वनीला पे अगर आपने कोई अम्ल डाला तो उसकी गंध पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने कोई क्षार डाला तो जो उसकी गंध थी वो गंध क्या हो जाती है आपकी, गायब हो जाती है। तो इस प्रकार के सूचक जो हमें गंध द्वारा ये बताते हैं कि दी गई चीज अम्ल है या क्षार है, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे पास, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक कहा जाता है उन्हें। आपका समझ में आया। और इसमें मुख्यतः दो हैं आपके, प्याज और वनीला। और ये पूरी की पूरी टेबल आपको ध्यान रखनी है और ये चीजें भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और मुझे याद है मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था है ना, क्षार और क्षारक में कुछ मैंने यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लिखे थे, आपको बताना था उनमें से कौन सा गलत था। तो अभी तक बहुत से बच्चों के जवाब नहीं आए हैं, तो आप क्या करिए, पहले उसके जवाब दीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ उसके आंसर, सही आंसर क्या होगा। ठीक है। और इसके बाद अब जो हमारा अगला होगा वो क्या देखेंगे, अम्ल और क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी लोग जो भी आपकी क्या कर रहे हैं, वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये चैनल शेयर करते रहिए और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।